नमस्कार। यूपी टीजीटी पीजीटी के हिंदी साहित्य के सिलेबस के अनुसार आज का जो वीडियो है वह नाटक के ऊपर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ। तो नाटक के उद्भव के बारे में आपको पहले बता दें कि नाटक है क्या चीज़। यह एक प्रबंधात्मक दृश्य श्रव्य कथा है, अर्थात इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों के गुण मिलते हैं। अर्थात एक कहानी तो हमको मिलती है, नाटक हमें उसको देखने को मिलता है, उसके संवाद हमें सुनने को भी मिलता है। अब इनमें जो प्रयुक्त कथा है वह कथा हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की होती है। उसमें जो कथाएं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है प्रख्यात। प्रख्यात के अंतर्गत क्या आता है? प्रख्यात के अंतर्गत पौराणिक कथाओं को लिया जाता है या ऐतिहासिक कथाओं को लिया जाता है। वो ऐतिहासिक घटनाएं हों या पात्र हों, उनको लेकर के यह कथा लिखी जाती है। और दूसरा होता है उत्पाद्य। उत्पाद्य अर्थात जो घटना या पात्र एक कल्पित हो, वो उत्पादित हो, अर्थात तो पैदा किया गया हो, वह हो ना वास्तव में, हालांकि वो कल्पना के द्वारा लाई गई हो। और इसमें जो कथा का तीसरा रूप मिलता है वो मिश्र कथा कहलाता है। और इसमें उपरोक्त दोनों के गुण मिलते हैं, प्रख्यात के भी गुण मिलते हैं और उत्पाद्य के भी गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इस आधार पर कहेंगे इसमें कथा जो है 3 प्रकार के ये सब मिलते हैं। और अगर नाटकों के जो प्रकार आप कह लें या जो इनके रूप मिलते हैं, वो भेद मिलते हैं, तो वह 10 प्रकार के हैं। इन कथाओं के आधार पर हम इस नाटक को 10 भागों में बांट सकते हैं। वो 10 रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है नाटक, दूसरा है भाड़, प्रहसन, प्रकरण, व्यायोग, समवकार, अंक, इहामृग, वीथी और डिम। ये जो है ये इसके 10 रूप कहलाते हैं। जो नाटक है यह एक मंच पर खेला जाने वाला कथा है। इसमें एक नट होता है। नट का मूल अर्थ क्या है? नट कह लीजिए तो नट हम सामान्य भाषा में अगर कहें तो नट हम जो अभिनेता करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, अभिनेता, उन्हें हम नट की संज्ञा में रख सकते हैं। अगर इसमें नाटक के अंतर्गत कुछ शब्दावलियों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कुछ शब्दावलियां ऐसे आती हैं: प्रस्तावना, मंगलाचरण, सूत्रधार, विदूषक, विस्कंभक, प्रकरी, पताका, प्रवेशक, उद्घाटक, प्रतिहारी। हालांकि इसमें से अधिकांश चीजें या तो लुप्त हो चुकी हैं या उनका स्वरूप आज के समय में बदल गया है। लुप्त होने में कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है, मंगलाचरण है, वो आज के समय में नहीं मिलता है। शुक्ल जी का भी यह मानना है कि यह चीजें आज के नाटक में लुप्त हो चुकी हैं, पहले इनका प्रयोग होता था। अगर इनमें जो नाटक की बात करें, विशेषता बात करें, तो सबसे प्रमुख चीज क्या होती है? उसके तत्व। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? तो नाटक के तत्वों की अगर बात करें तो नाटक के तत्व जो भरत मुनि ने बताए हैं उनके अनुसार 4 प्रकार के तत्व आते हैं। वह कौन कौन से हैं? संवाद उसमें होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए, उसमें अभिनेता होनी चाहिए, अर्थात उसका नाट्य हो सके, मंचन हो सके। इसके बाद से आता है तीसरा, लयात्मकता उसमें होनी चाहिए, अर्थात जो संवाद होते हैं, जो उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है, कथा है, वह एक लयात्मक रूप में हो। सामान्य ऐसी भाषा में न, उसको गान भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें जो प्रमुख चीज है वह रस। यहां पर अभी आपको बता दें कि रस के संदर्भ में यहां पे कहा गया है कि जो 9 प्रकार के रस होते हैं तो वह इसमें सभी मिलते हैं सिवाय एक रस के, अर्थात इसमें 8 ही रस मिलते हैं। 9वां जो कह लीजिए जो बाहर है इसमें नहीं मिलता है, वह है शांत रस। शांत रस का इसमें निषिद्ध कर दिया गया है। यदि इसमें कोई रस ही नहीं है तो फिर किस प्रकार का
यह नाटक हमें नाटक देखने का क्या अर्थ निकलेगा, जब तक हमारे रस की प्रतिपूर्ति न हो सके। तो तत्वों की बात करें तो भरत मुनि जी ने 4 प्रकार के तत्व बताए हैं, और वहीं पाश्चात्य विद्वान या कह लीजिए उनके आधार पर आधुनिक समय के जो विद्वान हैं उन्होंने इसके 6 तत्व बताए हैं, 6 प्रकार के तत्व बताए हैं। उसमें से है कथा वस्तु, एक कथा होनी चाहिए, कथोपकथन, संवाद इसमें होना चाहिए, पात्र, कौन कौन से इसमें पात्र आते हैं उनका चरित्र चित्रण इसमें होना चाहिए, देश काल वातावरण अर्थात किस युग की किस समय की बात हो रही है उसका वर्णन होना चाहिए, भाषा इसमें होनी चाहिए, और भाषा जो सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, और जिस कालखंड की बात हो रही है उसमें उससे संबंधित भाषा का इसमें चुनाव किया गया हो। और जैसे कि इसके प्रमुख एक तत्व की बात करते हैं, चाहे नाटक हो, चाहे गद्य की और अलग विधाएं हो, कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, हर एक चीज का या कह लीजिए कि हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर भी इसका एक प्रमुख तत्व उद्देश्य को लिया गया है। यहां अभी हम आपको बताते जो उद्देश्य की बात की गई है या इसको फलागम भी कह दिया जाता है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जो हमारे 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से एक या अधिक की पूर्ति हो सके, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक या 2 या 3 या चारों की पूर्ति हो सके, यह उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर नाटक में पात्र की बात करें तो इसमें जो है सामान्यतः एक प्रमुख पात्र होता है, अब वह चाहे नायक हो या नायिका कहलाती है। ठीक है, इन दोनों में से स्त्री या पुरुष में से हम बांट देते हैं। हालांकि नायक का इसमें आपको खलनायक भी मिल सकता है, लेकिन होता वह उस नायक ही, क्योंकि उस नाटक का प्रमुख पात्र है। अगर नाटकों के प्रकार की बात की जाए तो नाटक के 4 प्रकार बताए गए हैं। वह 4 कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, अर्थात जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, जो उदात्त प्रकृति का हो, इसमें आते हैं राम जी। दूसरा आता है धीर ललित, धीर ललित अर्थात जो कला प्रेमी हो, जिनको कलाओं से प्रेम हो, ऐसे में आते हैं कृष्ण। अन्य नाम आप ले सकते हैं, दुष्यंत को भी ले सकते हैं, वो भी एक कला प्रेमी है। तीसरे प्रकार के जो नायक होते हैं उन्हें धीर प्रशांत कहा जाता है। धीर प्रशांत अर्थात उदाहरण के रूप में आप युधिष्ठिर को ले सकते हैं, जैसे कि वह नायक जो हमेशा शांत प्रवृत्ति का रहता है, चाहे कोई भी परिस्थितियां आए वह हमेशा शांत बना रहता है, इसमें युधिष्ठिर आते हैं। चौथा जो है वो धीरोद्धत है। धीरोद्धत अर्थात जो तुरंत उद्धत हो जाता है, तुरंत आवेश में आ जाता है, क्रुद्ध होता है, उसके अंदर दुर्गुण होते हैं। तो वह कौन कौन से हैं? रावण है, दुर्योधन है। तो इस तरीके के जो है, इनको अगर पूरी इस नाटक को अगर हम आज के समय में अगर फिल्मों से तुलना करें तो लगभग आपको वो चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि ये हीरो होते हैं, नायक हीरो, जो धीरोद्धत प्रकृति के हैं, ये इनको विलेन बोल दिया जाता है। विदूषक जो है वो कॉमेडियन कहलाते हैं, जो लेडी कैरेक्टर होती है उनको नायिका कह देते हैं। तो उसमें भी सारी चीजें ये मौजूद होती हैं, नाटक की अभिनेता रहती है, उसमें गान रहता है, सभी चीजें उसमें आ जाती है, रस की प्रतिपूर्ति होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर वर्तमान स्वरूप कह दें तो आज के जो समय का जो फिल्म है वह नाटक ही है। यहाँ पे हमने 4 प्रकार के नायकों की श्रेणी बताई। अगर नायिकाओं की श्रेणी की बताएं तो इसमें बहुत सारे भेद आते हैं, जिनको हम नायिका भेद भी कह सकते हैं। इस पर तो पूरे एक ग्रंथ ही लिखे जा चुके हैं, चाहे रीतिकाल में रहे हों चाहे उससे पूर्व रहे हों, नायिका के भेद के आधार पर पूरे एक ग्रंथ का निर्माण किया गया है। यहाँ पर हम आपको कुछ प्रकार बताएंगे। इसमें से है स्वकीय नायिका, परकीय नायिका,
स्वाधीन पतिका, प्रोषित पतिका, ये जो स्वाधीन पतिका और प्रोषित पतिका है, ये पति के या प्रिय के पास होने की स्थिति के आधार पर इसको कहा गया है। यदि उसका प्रेमी या पति उसके साथ है, उसके उसमें तो है प्रोषित है, अगर आने वाला है तो आगत है, आसन्न जो हमेशा उसके साथ रहता है, तो ये इसके प्रकार हैं। इसके बाद आता है प्रौढ़ा, अर्थात जो प्रौढ़ की उम्र की नायिका हो। फिर आता है मुग्धा, अर्थात जो स्वयं में मुग्ध रहने वाली हो। फिर आता है प्रिय के मिलन के लिए जाने के आधार पर जो नायिका का भेद किया गया है, उसको अभिसारिका बोलते हैं। अब ये आपको अभिसारिका हमें दो रूपों में मिलता है, कृष्णाभिसारिका और दूसरा होता है शुक्लाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका अर्थात जो अंधेरी रात में, कृष्ण पक्ष में जो अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। शुक्लाभिसारिका अर्थात जो चांदनी रात में, अर्थात शुक्ल पक्ष में अपने प्रिय से या प्रेमी से या पति से मिलने जाती है, उन्हें हम शुक्लाभिसारिका नायिका कह देते हैं। इसके बाद से खंडिता नायिका आती है, जिसका प्रेमी उसे छोड़कर किसी और के साथ अनुरक्त रहता है। इसके बाद आता है वासक सज्जा रूप। वासक सज्जा रूप अर्थात जो कहीं भी आना जाना हो तो या किसी भी क्षण वह हमेशा साज श्रृंगार से परिपूरित रहती है। तो यह इसका नायिका भेद है। इतने प्रकार की इसमें नायिकाएं मिलती हैं। यदि हम नाटक के एक विशेष की बात करें, क्षेत्र विशेष की बात करें कि ये जो नाटक हैं हम किस किस क्षेत्रों में ये जो खेले जाते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि रामलीला जो है वह उत्तर भारत में खेली जाने वाली चीज है। फिर नौटंकी आती है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की ये शैली है। छत्तीसगढ़ में जैसे कि हम नीचे और बढ़ते जाते हैं दक्षिण की तरफ, तो छत्तीसगढ़ में जब हम आते हैं तो उसके रूप को यहाँ पे नाचा कहा जाता है। इसके बाद जब हम महाराष्ट्र की तरफ और जाते हैं तो वहां पे इसी चीज को तमाशा कहा जाता है, और कर्नाटक की तरफ जाए तो इसी रूप को वहां पर यक्षगान की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर हमने आपको नाटक की जो प्रमुख चीजें हैं वह आपको बताया है कि नाटक क्या कहते हैं, नाटक कैसे हुआ, इसके जो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, किसने क्या क्या बताया। शब्दावलियों में बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो कि आज के समय में भी मिलती हैं और जो आज के समय में बहुत सारी लुप्त भी हो चुके हैं या उनका नाम परिवर्तित भी होगा। जैसे कि हमने आपको बताया विदूषक नाम से इस वक्त कभी नहीं मिलता है। हाँ, आपको उसकी जगह कॉमेडियन वगैरह मिल जाते हैं, नाम बदल गया है। तो ये चीजें इसमें आप जो नायक के प्रकार हैं इसमें और भी उदाहरण आप जोड़ सकते हैं। जैसे धीर ललित में आप दुष्यंत को भी जोड़ सकते हैं, धीर प्रशांत में आप युधिष्ठिर के अलावा और भी ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र को जोड़ सकते हैं जो शांत रहता हो। यहां पे हमने आपको परिभाषा बता दी, उसके आधार पर उदाहरण। ये सवाल आता है कि धीरोदात्त प्रकृति के नायक है वो कौन है, तो इसमें आता है राम जी। अब कोई उदाहरण दिया हो, कृष्ण भी दिया हो, युधिष्ठिर भी दिया हो, रावण भी दिया हो, राम दिया हो, तो इसमें जो है राम ही सही माना जाएगा। तो इसी और जो नायिका भेद हमने आपको बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर इसका जो प्रमुख है वही आपको प्रमुख रूप बताया गया है। हम अपने अगले वीडियो में आपको नाटक के उद्भव तो बता ही दिया, उसके विकास के बारे में बताएंगे कि यह नाटक किस तरीके से और विकसित होती गई, विभिन्न कालखंडों में इसका स्वरूप क्या था, कितने प्रकार के कैसे कैसे नाटक लिखे गए, उनमें क्या क्या प्रवृत्तियां रही, विशेषताएं रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।